मेरा नाम यशवर्धन सिंह है और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से आता हूं और मुझे दुनिया के सबसे छोटे इतिहासकार के रूप में जाना जाता है। साथ ही में यूपीएससी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे छात्रों को इतिहास, भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राज्य व्यवस्था भी पढ़ा रहा हूँ। हिस्ट्री, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस और ज्योग्राफी। उसी के साथ साथ कानपुर विश्वविद्यालय, जो कि छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय है, उसमें मैं विधि के छात्रों को एज अ गेस्ट स्पीकर भी पढ़ा रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ। देखिए, आज क्योंकि महाकुंभ के इस अवसर पे हम लोग के न्यास का, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का छात्र सम्मेलन है, छात्रों का मुद्दा है, तो एक छात्र, क्योंकि मैं भी एक छात्र ही, कक्षा 12 का, 13 वर्ष की उम्र में कक्षा 12 का छात्र हूँ और एक नॉर्मल छात्र हूँ, साथ में एक शिक्षक भी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे से ज्यादा कोई अच्छा कोई इस प्रॉब्लम को या फिर जो इश्यूज आते हैं हम लोगों को एज अ स्टूडेंट एज वेल एज अ टीचर, मुझे कोई मतलब उससे ज्यादा कोई इश्यूज को समझ सकेगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा एक एनॉमली से, एनॉमली यानी एक एग्जाम्पल से। मेरे अनुसार एक जो छात्र होता है, एक जो बालक होता है, वो एक बीज के समान होता है। ये कैसी एनॉमली हुई? अगर आप महीनों से सूखी मिट्टी में अगर एक बीज को डालेंगे और ये एक्सपेक्ट करेंगे, ये सोचेंगे इस होप के साथ, इस आशा के साथ कि ये अंकुरित होगा, ये पेड़ बनेगा, एक पौधा बनेगा, तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। आपको उसकी केयर करनी पड़ेगी, आपको पानी डालना होगा, उसको धूप में रखना होगा। उसी के अलावा अगर आपने सोचे कि अगर आपने केयर की और वो एक छोटा सा पौधा बन गया 1-1.5 महीने में, तभी आपने सोचा यार धूप बड़ी तेज पड़ रही है, इसको छांव में रख देता हूँ, खूब पानी देता हूँ ताकि बहुत जल्दी बड़ा पेड़ बन जाए। तो उस सिचुएशन में भी आपसे कोई बड़ा मूर्ख नहीं, क्योंकि पेड़ सड़ जाएगा। अब अगर हम लोग इसी सिचुएशन को एक छात्र के ऊपर रखें, एक छात्र के ऊपर अगर आप बाउंड्रीज डाल देंगे, उसको एक दिशा ही नहीं देंगे, उसको दिशाहीन रखेंगे, उसको अंकुरित होने का मौका ही नहीं देंगे और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो जीवन में कुछ करके दिखाए, तो ऐसा हो नहीं सकता। साथ ही में अगर आप एक बच्चा, अगर आपने उसको दिशा दे दी, वो उस दिशा में काम कर रहा है, वो कुछ बनना चाहता है, वो कुछ करना चाहता है, पर आपने उसके बाउंड्रीज डाल दी वहीं पे कि अरे यार तुम्हें तो उसको लगता है मैथ्स में उसको इंटरेस्ट है, आपने कहा बेटा तुम्हें तो आईआईटी बॉम्बे की सीएस ब्रांच में एडमिशन चाहिए, क्या पता उसको रिसर्च में जाना हो, पीएचडी करनी हो, डॉक्टरल साइंसेस में जाना हो, चांस नहीं दिया जाता उसको। अब अगर हम लोग इसी सीट्स को, जो ये एक तरीके से कहा जाए तो स्टूडेंट और एजुकेशन सिस्टम की जो रिलेशनशिप थी, इस मुद्दे पे एक स्टूडेंट का जीवन चलता जाता था, एजुकेशन बदलती जाती थी, जिसमें उसका ज्यादा कुछ कहना नहीं होता था, उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स उसका फ्यूचर निर्धारित करते जाते थे और बस चलता जाता था। तो एक स्टूडेंट का जो जीवन होता था वो रिएक्शन होता था, इंटरैक्शन नहीं होता था। सन 86 की पॉलिसी में यही सबसे बड़ी दिक्कत थी, जिसके बाद सन 91 में फ्रेमवर्क भी लाना पड़ा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 के थ्रू हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अगर आपने उसका ड्राफ्ट पढ़ा हो 66 पेजेस का, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने वेबसाइट पे भी डाला हुआ है, उसमें इंट्रोडक्शन में ये चीज लिखी हुई है कि हम लोग फ्लेक्सिबल लाना चाहते हैं और एक छात्र के मन में क्रिएटिविटी लाना चाहते हैं। कैसे? एक स्टूडेंट अपने जीवन में क्या करना चाहता है उस पे कहना उसका होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे? उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मल्टी डिसिप्लिनैरिटी, यानी मेजर की शिक्षा, यानी मेजर अगर आप एक सब्जेक्ट लेना चाहते हैं अपनी किसी भी फील्ड में जिसमें आप मेन स्टडीज करेंगे, मेजर, डबल मेजर, उसके अलावा फिर अगर आप देखेंगे कि मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, या फिर आपका क्रेडिट सिस्टम, ये सारे जो मुद्दे हैं ये मेन किस पे फोकस करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी पे, कि छात्र का कहना हो, छात्र के फ्यूचर के ऊपर वो ओरिएंटेड हो। तो सबसे पहली जो चीज है, जो न्यास भी काम कर रहा है, कि फ्लेक्सिबिलिटी पे काम लाया जाए, रिजिडिटी पे नहीं। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि हमारे इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि एक तरीके से कहा जाए तो रेनेसो आया है भारतीय शिक्षा पद्धति में, रेनेसो यानी पुनर्जागरूकता,
इस रेनेसॉ के अंडर, इस पुनर्जागरूकता के अंडर हम लोग एक आईकेएस नाम से चीज ला रहे हैं, जिसको कहते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसपे आज का हम लोग का कार्यक्रम भी फोकस है। भारतीय ज्ञान परंपरा मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितनी महान थी। उसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो आज भी कितने ज्यादा रूप से एप्लीकेबल है, और कितने इश्यूज के, कितने प्रॉब्लम्स का आज भी हम लोग को आंसर मिल सकता है उनके थ्रू। कई लोग सन 1835 में एक अधिवक्ता आया, ब्रिटिश अधिवक्ता, उसको हम लोग कई बार ये एक तरीके से दोष दे देते हैं कि उसी के कारण हुआ। मैं तो नाम लेता नहीं हूं क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, पिछले 70 सालों से हमारे हाथ पे ये पॉलिसी थी। पर अगर हम लोगों के आज के समय पे हम लोगों को मौका मिला है बदलने का, तो आज हम लोगों को बदलने का मौका मिला है, तो हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का भी मोटिव यही है कि हम लोग किस तरीके से हमारी जो पुरानी संस्कृति थी, प्राचीन शिक्षा थी, प्राचीन मॉडल था, पद्धति थी, उसको किस तरीके से हम लोग अपने नए एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स पर एप्लीकेबल कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे ला सकते हैं उस स्टेज पे। मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगा स्वामी विवेकानंद जी की जो शिक्षा नाम से किताब आई थी, मात्र 30 रुपए की आती है, मैं तो चाहूंगा आप सब लोग पढ़ें। उस पे उन्होंने पहले अध्याय के आखिरी जो शब्द लिखे, उस पे उन्होंने कहा कि शिक्षा जो होनी चाहिए वो मनुष्य के निर्माण की होनी चाहिए। जैसे अनीता मैम ने भी अपने स्टार्टिंग में कहा कि मनुष्य के किस तरीके से चरित्र निर्माण होना चाहिए, मनुष्य निर्माण, उस पे शिक्षा ओरिएंटेड होनी चाहिए, केवल जॉब और कॉलेज के एडमिशन के लिए। वैसे ही अगर आप देखेंगे कि धर्म जो होना चाहिए, जो ड्यूटीज होनी चाहिए, वो शिक्षा के प्रति होनी चाहिए। किस तरीके से हम लोग मनुष्य का निर्माण कर सकते हैं, शिक्षा होनी चाहिए। समाज में जो पॉलिसीज आनी चाहिए, समाज का जो विकास होना चाहिए, समाज में जो सोच होनी चाहिए, वो सारी की सारी मनुष्य के निर्माण और शिक्षा के थ्रू किस तरीके से एक बच्चे को एक दिशा दी जा सकती है, उस पे ओरिएंटेड होना चाहिए। और राष्ट्रीय शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का भी यही मोटिव है, और हम लोग इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।